हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम बायोलॉजी के नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 50, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। सबसे पहला टर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी। अब सीधा सा हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब लिविंग फॉर्म्स, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। क्लियर? तो सिंपल, हमने अगर अर्थ पे देखे तो अर्थ पे मल्टीपल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट की प्रेजेंट है। बनाना और मैंगो सेम है क्या? डॉग कैट सेम है क्या? नहीं। तो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग वेराइटीज ऑफ एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली चीज अगर हम बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यू को देखिए अर्थ के ऊपर में, सबसे पहली चीज हमने देखा है कि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब जो वेराइटीज थी, अभी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्शन पे आ गए, मतलब अभी खत्म होने पे आ गए। क्लियर है? तो सिंपल क्या किया जा रहा है, उनका कंजर्वेशन किया, उनको रोक रहे ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमें पता था पहले मामथ, जो बड़ा वाला हाथी जो ऐसे बड़े दांत वाला चिकन दिखता है क्या? डायनासोर एक्सटिंक्ट। बहुत सारे फॉर्म्स क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इनको ये जो पूरी तरीके से, जैसे कि हम लायन और टाइगर्स वगैरह की भी बात करें तो गिनती के बचे हुए हैं, तो ये भी एक्सटेंड हो रहा है। तो ये सब का क्या किया जा रहा है, कंजर्वेशन, इनको रोका जा रहा है कि भाई इनको और ज्यादा इनका ग्रोथ, इनका पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। उसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज, बाबा सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, इतने सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वो के चक्कर में एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ये सब पूरा का पूरा किसका पार्ट है? अब आता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले चीज देखो हमें ना 8th स्टैंडर्ड में शायद हम लोग थे, तब था ये बायोडाइवर्सिटी वाला वर्ड। उसमें बहुत प्यारी डेफिनेशन थी हमारे मेरे टाइम पे। क्या था? The variety that we see in the earth, that exists on the earth is called biodiversity और biological diversity। मतलब जो भी लिविंग फॉर्म्स की हमारे पूरे अर्थ पे हमें जितनी भी वैरायटी देखने को मिलती है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो तो सेम बायोडाइवर्सिटी के कॉमन डेफिनेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर which include the difference in the gene among the individuals of species, the variety and the richness of all plant and animal species at different scale in a space। मतलब सिंपल क्या बोल रहा है कि सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स है सबके जीन में चेंजेस है। एक जैसा है क्या? नहीं। हमें पता है, हमने इसके पहले भी देखा है, कितना परसेंट? 0.1% जो सबका डीएनए कैसा होता है, डिफरेंस होता है। वही 1% ऑफ डीएनए लिविंग फॉर्म्स में क्या लेके आता है? जैसे ह्यूमन की बात करें, वो क्या कराता है? वेरिएशंस लाता है। तो जीन में तो सबसे पहली चीज वेरिएशंस है स्पीसीज में। उसके अलावा द वैरायटी ऑफ रिचनेस, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्लांट्स की भी बहुत सारी वेराइटीज प्रेजेंट है, एनिमल की भी बहुत सारी वेराइटीज प्रेजेंट है। स्पीसीज अलग अलग है ना, मैंगो एक अलग स्पीशी है, गावा एक अलग स्पीसीज है, पाम ट्री एक अलग स्पीसीज है, एनिमल्स में भी डॉग एक अलग स्पीसीज है, कैट अलग है, टाइगर अलग है। क्लियर हो रहा है? और अगर हम बात करें सिर्फ वही है क्या? नहीं, जियोग्राफिकल एरिया भी डिफरेंट है, लाइक local region, country and the world and the type of ecosystem, both the terrestrial aquatic within the defined area। अगर मैं बात करूं, क्या बताओ, कहीं पे पानी है, कहीं एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि बता, पानी एक एक्वेटिक लाइफ भी है, उसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, उसके अलावा एयर एरियल वाले भी, तो बहुत सारे हैं, आर्बोरियल भी है, पेड़ों वगैरह पे रहने वाले। तो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया पे अलग अलग काइंड्स ऑफ एनिमल्स के प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब पूरा का पूरा पार्ट क्या है हमारे बायोडाइवर्सिटी का। सिंपल बायोडाइवर्सिटी को क्या याद रखोगे? जो भी वैरायटी आपको दिख रही है प्लांट्स में, एनिमल्स, मतलब जितने भी लिविंग फॉर्म्स में आपको जो डाइवर्सिटी दिख रही है, वेरिएशन दिख रहे हैं, वैरायटी दिख रही है, वही क्या है? बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? चलो, ये जो टर्म है ना वो दिया था वॉल्टन रोजन ने इन 1982, बट इसको पॉपुलराइज्ड और इसको पूरा एक्सप्लेनेशन किसने दिया?
एडवर्ड विल्सन। क्लियर है? द टर्म कॉइन्ड बाय वॉल्टर क्रोजेन एंड पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। क्लियर है? अब सिंपल आते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कितने लेवल से कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। हम 3 लेवल्स में बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। पहला जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजी। अगर मैंने टर्म बोला जेनेटिक और ऊपर से बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग फॉर्म्स की डाइवर्सिटी, ठीक है, और टर्म दे दिया हमने जेनेटिक। जेनेटिक हमें पता है जब भी हम जीन जेनेटिक की बात करते हैं हम किससे डील करते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है? तो जो वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे होंगे वही क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब मुझे एक बात बताओ, ह्यूमन का जो डीएनए है वो एनिमल में कोई भी कैट के डीएनए से एग्जैक्ट सिमिलर होगा, सिमिलैरिटी होगी क्या? नहीं ना। तो वही चीजें क्या है हमारा जेनेटिक वेरिएशन। अब देखो सिंपल, इनमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया है। अगर मैं बात करूं रोवल्फिया, पता है किसी को? रोवल्फिया प्लांट देखे? चलो देखो इधर हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, रोवल्फिया के बारे में। देखो ये रोवल्फिया जो है ना, पूरा नाम है रोवल्फिया सर्पेंटिना। जो रोवल्फिया सर्पेंटिना है ना, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, एंटी हाइपरटेंसिव। किससे यूज किया जाता है? एंटी हाइपरटेंसिव मींस हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब हाई इलेवेटेड जो बीपी है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये रोवल्फिया सर्पेंटिना है ना, अलग अलग रीजंस पे इसका इनमें जो मेन जो एक्टिव जो केमिकल कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता है रेजरपिन। क्या? रेजरपिन। क्लियर है? जो रेजरपिन है सबसे पहली चीज आती है इसका केमिकली एक्टिव सब्सटेंस है, जो ये केमिकली एक्ट ऐसे करता है एंटी हाइपरटेंसिव की तरह। अब सिंपल अलग अलग रीजंस में जो रोवल्फिया जो प्रेजेंट है अलग अलग जगह पे, ठीक है। हमने सबसे बड़ा एग्जांपल ले रहे, हमने लिया नागपुर में, हमने लिया चंद्रपुर में, नियर बाय का बता रही सब एक्सप्लेनेशन में। चंद्रपुर, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन का जो परसेंट है अमंग द डिफरेंट जो प्लेसेस है उस पर वैरी करेगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगी। क्लियर है? कि मतलब उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लेसेस टू प्लेसेस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है? परसेंटेज लेवल। क्लियर है? तो ये वन ऑफ द एग्जांपल हमारे माइंड में आ रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन्स में इतनी सारी प्रेजेंट है कि हमें खुद ही पता है, अलग अलग काइंड्स ऑफ इतनी सारी स्पीसीज भी लिविंग फॉर्म की प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या आता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द गिवन रीजन। सिंपल अगर मैं बात करूं, सिर्फ हम जहां बैठे हैं नागपुर, हमें अगर वैरायटी देखें, मल्टीपल लिविंग फॉर्म्स ऑफ वैरायटी हमें यहाँ पे दिख रही है। जैसे एग्जांपल बताओ, इतनी सारी आजू बाजू में दिखते हैं ना लोग, क्या दिखता? एनिमल दिखते हैं और रेप्टाइल्स, अदर वेरिएशन वाले ह्यूमंस, वेरिएशन वाले ह्यूमन और अलग अलग चीजें बस इतने सब इतना ही रहा है। देखो एक सिंपल बात, अगर मैं बात करूं, अगर मैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करूं, जो एम्फीबियंस या फिर जो भी एम्फीबियंस वगैरह या फिर रेप्टाइल्स वगैरह की बात करो, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वेस्टर्न घाट में क्या वही ईस्टर्न घाट में क्या, अलग अलग वेराइटीज ऑफ फॉर्म और नंबर भी वैरी करेगा। समझ रहे हो? अगर जेनेटिक वेरिएशंस की भी अगर हम जैसे की बात करें, हमें पता है मैंगोज और राइस कितनी तो भी काइंड ऑफ वेराइटीज प्रेजेंट है। पता है 1001 बोला जाता है चावल, हम HT क्या बासमती क्या 501 क्या, मतलब बहुत सारे वेराइटीज है। अगर कोई राइस का अगर जिनके घर में अगर खेती या फार्मिंग होती होगी तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि राइस में भी कितने सारी वेराइटीज है। क्लियर? चिन्नो और वो अलग अलग टाइप्स ऑफ आते हैं ना मार्केट में, वो क्या HTM पता नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे वेराइटीज ऑफ क्या प्रेजेंट है,
मतलब जीन में चेंज है ना, जीन के राइस तो राइस ही है पर उसमें वैरायटी प्रेजेंट है, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, जेनेटिक वैरायटी। स्पीसीज वैरायटीज, भाई स्पीसीज वैरायटीज मैंने जेनेटिक को फिर से लिया, ठीक है। स्पीसीज वैरायटीज की अगर हम बात करें तो सिंपल उसमें क्या होगा, स्पीसीज में चेंजेस आएंगे, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग काइंड्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात करें तो जो एम्फीबियन रेप्टाइल वेस्टर्न घाट में वही ईस्टर्न घाट में नहीं है, तो स्पीसीज में भी वैरायटी है। हमारे पास में डॉग्स की देख लो, अलग अलग वैरायटी स्पीसीज में अपने को देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे एक क्या नाम है इसका, लैब्राडोर, और क्या क्या है वो जर्मन शेफर्ड, ठीक है, उनके भी जीन में डॉग तो डॉग है, ठीक है। स्पीसीज अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स की हमें क्या देखने को मिलती है, स्पीसीज देखने को मिलती है, प्लांट्स की स्पीसीज देखने को मिलती है, क्लियर है। रीजन टू रीजन वैरी करती है। एम्फीबियंस बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, जो एम्फीबियन वेस्टर्न घाट में वही एम्फीबियंस ईस्टर्न घाट में है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, अच्छा सिंपल। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं, मैं ऊपर से नीचे तक आऊं, मतलब पोल टू इक्वेटर्स वगैरह पे आऊं, जितनी स्पीसीज पोल्स में प्रेजेंट है उससे कई गुना ज्यादा इक्वेटर्स में प्रेजेंट है। क्यों? रीजन है, रीजन का फर्क पड़ रहा है। हम पोलार की बात करें, वहां पे उतना वैरायटी ऑफ हमें प्लांट्स और एनिमल्स नहीं मिलेगा, क्यों? सनलाइट नहीं है, फूड नहीं है प्रॉपर। पर वही अगर हम इक्वेटर तक आते, सनलाइट प्रॉपर है, जितना ज्यादा सनलाइट रहेगा उतना लिविंग फॉर्म्स में प्लांट्स की वैरायटीज देखने को मिलेगी। एनिमल प्रॉपर वे से अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं, सनलाइट में ग्रो भी कर पाते हैं ना, तो रीजन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इंडिया की बात करें और वही हम उधर नॉर्वे की बात करें या ग्रीनलैंड की बात करें, इंडिया और अगर मैं ग्रीनलैंड को कंपेयर करूं तो ज्यादा लाइफ फॉर्म्स की स्पीसीज किसमें प्रेजेंट दिख रही है हमको, इंडिया में एज कंपेयर टू ग्रीनलैंड, क्लियर। क्योंकि हमारे पास में ऑल टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, रेन वाला टाइप पार्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, लैंड वाला टेरेस्ट्रियल में भी कितने सारे ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, फिर क्या नाम है फॉरेस्ट रीजन्स, डेंस फॉरेस्ट रीजन, सभी चीजें हमारे पास में, डिजर्ट वगैरह सभी चीजें, डेजर्ट्स वगैरह प्रेजेंट है, क्लियर है, डन। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी पता हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनमें वैरायटीज प्रेजेंट है, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग, मतलब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ही इतना डाइवर्स ग्रुप है। प्लांट एक ग्रुप हो गया, प्लांट हमारा एक पूरा का पूरा किंगडम है, तो प्लांट्स में भी मल्टीपल स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही बायोलॉजिकल भी क्या है, अगर मैं इस जगह से नागपुर की बात करूं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लिविंग फॉर्म्स अलग अलग मिल जाएंगे, और अगर हम बात करें तो आपको प्लांट्स के भी बहुत सारे, मैंगो ट्री मिल जाएगा, बनाना ट्री मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग चीजें मिलेगी, तो डाइवर्स है। तो पर बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कैसा है, देखो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न हमें 3 टाइप में हम देखेंगे। तो लैटिट्यूडनल, किसमें, लैटिट्यूड में कैसा है, लॉन्जिट्यूडनल अगर हम देखते हैं, लैटिट्यूड से देखते हैं तो कैसा है, अल्टीट्यूड से कैसा है, और स्पीसीज और एरिया का रिलेशनशिप क्या है, क्या देखना है सबसे पहले हमें, लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स। लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, लैटिट्यूड मतलब हम लेंथ की बात करते हैं ना, एरिया पूरा का पूरा। ऐसे कंफ्यूज होते होगे बाबा। चलो अगर मैं बात करूं, मुझे अगर मैं पोलार से इक्वेटर तक जाऊं, ठीक है, पोलार और इक्वेटर पता है, हम ग्लोब की बात करें, हमारे अर्थ की बात करें, ठीक है। अर्थ में अगर हम पोलार टू इक्वेटर तक जाए तो ज्यादा लाइफ फॉर्म्स कहाँ मिलेगी, इक्वेटर पे मिलेगी कि पोल्स पे मिलेगी,
पोलार पे मिलेगी क्या? नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, सीधा का सीधा, अगर हमें हाईएस्ट लिविंग फॉर्म्स, हाईएस्ट अगर बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमें इक्वेटर टू, अगर हम पोल्स की तरफ मूव करें तो इक्वेटर के तरफ हमें बायोडाइवर्सिटी कैसी मिलेगी? रिचनेस, मतलब बहुत ज्यादा मिलेगी। क्लियर हो रहा है? पर वही अगर पोल्स की तरफ जाए तो लेस है। क्लियर है? क्यों? रीजन आता है क्यों? क्या लगता है? इतना तो समझ में आया कि पोलार इक्वेटर में अगर हम जहाँ पे है, समझो ये इक्वेटर रीजन है, और नॉर्थ पोल, वहां पे ज्यादा आपको पेड़ दिखते हैं क्या? बहुत सारे ट्रीज दिखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटी मिलती है क्या? नहीं। पर इक्वेटर पे देखो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग, और अमेज़न जंगल की बात करो, अमेज़न जंगल, और अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, हमें एक दो गिनती के वहाँ पे एनिमल की वैरायटी मिल जाएगी। वो कोन लाइक शेप वाले आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे? पाइन ट्रीज ही मिलेंगे। पर वही अमेज़न जंगल की बात करो तो आपको वहाँ ट्री मिलेगी, श्रब मिलेगा, हर्ब मिलेगा, क्लाइंबर्स मिलेंगे। ठीक है? और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है क्या? तो क्यों, रीजन क्या है? इक्वेटर का क्लाइमेट कैसा होता है? चलो मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करें क्लाइमेट, तो जो इक्वेटर्स होते हैं वहाँ पे स्टेबल क्लाइमेट होता है, प्रॉपर सनलाइट होती है, प्रॉपर क्या बोलते हैं, क्या मिल जाता है, क्लाइमेटिक सिचुएशंस मिलती है ताकि ग्रो कर सके लिविंग फॉर्म्स। भाई अगर पोलार में जाए तो सनलाइट लेस, प्लांट ग्रीन फॉर्म्स होगा क्या? नहीं। तो मोस्टली रीजंस आता है क्लाइमेट का। किसका फर्क पड़ता है? क्लाइमेट। एग्जाम्पल में अगर हम किसी अमेज़न जंगल और हमारे पोल्स के रीजंस ले सकते हैं, या फिर कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया कैसा है? ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ पे वेराइटीज आपको स्पीसीज 1400 बर्ड्स की क्या मिल जाती है? स्पीसीज मिल जाती है। कितनी बर्ड्स की स्पीसीज मिल जाती है। क्लियर हो रहा है? पर वही अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें, टेम्परेट रीजन है, कोल्ड रीजन है ना न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे हमें बर्ड्स की कितनी वेराइटीज देखने को मिल जाती है? 105। समझ रहे हो? तो ये कैसा रीजन है? हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब जो इक्वेटर वाला रीजन है। तो यहाँ पे हमें कैसा मिल जाता है? बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है। दिख रहा है 1400 और 105 में बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी में रिचनेस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो डिपेंड करेगा किस पे? क्लाइमेटिक चेंज पे। उसके अलावा हायर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी सनलाइट पे। उसके अलावा इवोल्यूशनरी पीरियड, इवोल्यूशन आने के लिए भी समय, पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रीजन्स में वो भी एक फर्क पड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? लॉन्जिट्यूडनल। अब आते हैं एल्टीट्यूडनल। सिंपल बता सकते हैं, लैंड पे जैसे हम हिमालयस पे जा रहे हैं, समझ रहे? अब हम बात करें एल्टीट्यूड की। ठीक है? एल्टीट्यूड की बात करते हैं। ये हमारा लैंड है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ये हमारा एयर। क्लियर है? वही होगी हमारी हाइट। तो अब सीधा अगर हम हिमालय की बात करें, ये हमारा कोई भी एक माउंटेन है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, लैंड पे कि माउंटेन पे? तो हम अगर हाइट के हिसाब से अगर ऊपर जा रहे हैं तो भी अब हो जा रहे हैं तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? पोल्स टू इक्वेटर भी डिक्रीज होगी, सॉरी इक्वेटर टू पोल्स भी डिक्रीज होगी, और एल्टीट्यूडनल मतलब लैंड टू अगर हम माउंटेन्स हाइट एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? एयर नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ जाता, ऑक्सीजन कम है। क्लियर हो रहा है? तो उसके कारण प्रेशर डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? और सी वाटर में जाओ तो क्वेश्चन है, प्रेशर
नहीं, जो ऊपर आते डिक्रीज होगा। मैंने गलत बोली पर किसी ने बोला ही नहीं। सी वाटर में क्या होता है? इंक्रीज। और डिक्रीज। क्लियर है? तो ज्यादा ब्रीथ करने में डिफिकल्टी आती है। क्लियर है? तो सिंपल एक बात है, क्योंकि हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन नीड है सबको, हर लिविंग फॉर्म्स को ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द लिविंग, हर नहीं बोल सकते पर मोस्ट ऑफ द लिविंग फॉर्म्स को ऑक्सीजन नीड है सर्वाइवल के लिए। क्लियर है? तो जैसे ही हम लैंड टू माउंटेन जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल हमारे पास में हमारा लैंड है, मतलब अर्थ, इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया, और हिमालय पे जाओ तो हमें बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं स्पीसीज। नेक्स्ट आते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। देखो स्पीसीज और एरिया का क्या रिलेशनशिप है। अब मुझे, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं बात कर रही हूँ फिलहाल में नागपुर की, ठीक है। नागपुर में अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ और मैं अगर कंपेयर करूँ फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, ठीक है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर दोनों में निकाली जाए तो किस पे निकलेगी? नागपुर और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे क्यों? एरिया बड़ा है तो स्पीसीज का भी रिचनेस बढ़ जाएगा। मतलब हम सीधा बोल सकते हैं लार्ज एरिया है तो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा सीधा? लार्ज अगर एरिया है तो बायोडाइवर्सिटी भी कैसी हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? ग्रेटर हो गया ना ये, ग्रेटर हो जाएगी क्या? बायो डाइवर्सिटी। चलो अब सिंपल एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने एक रिलेशन दिया, इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, S इक्वल्स टू सी ए स्क्वेयर। क्या दिया? S इक्वल्स टू सी ए स्क्वेयर। S यहाँ पे स्टैंड करता है स्पीसीज रिचनेस को, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की रिचनेस को बता रहा है, या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। ए से क्या समझ में आ रहा है? एरिया। सी क्या है? कांस्टेंट। क्या है? मैंने अब सही है, गलती से एक्सपोनेंट स्क्वायर हो गया था, सी ए स्क्वायर बोला मैंने, सॉरी। z इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व। क्या होगा? देखो स्पीसीज डिपेंड करेगा स्लोप ऑफ कर्व, जो भी स्लोप, जो एरिया का जो स्लोप बना उस स्लोप ऑफ कर्व पे रेंज डिपेंड करेगी 0.1 टू 0.2 स्मॉल एरिया के लिए। स्मॉल एरिया के लिए कितना रहेगा? z 0.1 टू 0.2 और लार्ज एरिया के लिए 0.6 टू 1.2 तक। क्लियर हो रहा है? ये लार्ज एरिया के लिए हमारे, जैसे कि हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें और अगर पर्टिकुलर स्मॉल एरिया जैसे महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल, एक सिंपल छोटे एरिया के लिए अगर हम बोले स्मॉल एरिया, नागपुर की बात करें तो ये, और महाराष्ट्र की बात कर रहे तो, या कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे पूरा कॉन्टिनेंट एक एशिया जैसे, तो उसके लिए इतना रेंज होगा। क्लियर है? अब डिपेंड क्या है, ये चीज इक्वेशन में बताया है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा स्पीसीज का रिचनेस होगा। इसको अगर हम ग्राफ बनाते, लॉग अगर पुट करते, हमें पता है ना स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल्स टू पता है ना? किस किस को पता है?
अच्छा अभिजीत को पता है। और एम क्या है यहाँ पे? स्लोप। एम क्या है? एक्स क्या है? एक्स इंटरसेप्ट क्षेत्र और वाई इंटरसेप्ट वाई होता है। क्लियर? अगर हम हमारा यहाँ पे अगर हमें कंपैरिजन करें तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? एस। सी हमारा कांस्टेंट है और ए और ये जेड क्या चले जाएगा हमारा? जेड का आ जाएगा अगर लॉग पुट करें तो पूरे में। तो इक्वेशन क्या बनेगी? यही होगी क्या? आप देखो लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस ये भी लिख लो ना एम एक्स लिख लो। लॉग सी हो गया मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। एम एक्स के लिए जेड लॉग ए। जेड दे बाबा इस पे लॉग अप्लाई करो। आता है ना लॉग अप्लाई? अब बताने की जरूरत तो नहीं है, ये इधर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पता है ना? तो यही जाएगा लॉग सॉरी जेड लॉग ए। तो अगर हम बोल सकते हैं लॉग ए हमारा एक्सपोनेंट है और जेड क्या हो जाएगा हमारा? स्लोप। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम। अगर कंपैरिजन करें उस इक्वेशन तो जेड हमारा क्या करेगा? एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारा एरिया, ये हमारा स्पीसीज का नंबर। इस पे अगर हम ग्राफ बनाए तो हमारा जो नॉर्मल जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। पर अगर स्लोप निकालेंगे तो हमारा ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। क्लियर है? ये हमारा स्लोप जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा बायोडाइवर्सिटी तो सीधा है ना, देखना ये दिख रहा है। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा स्पीसीज का नंबर भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है क्या? पक्का ग्राफ से वही बता रहा है। एरिया स्पीसीज दिख तो रहा है। क्लियर हो रहा है? अब सिंपल एक बात यहाँ पे ये आती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पता है ना भाई, वहां पे अगर हम बायोफॉर्म्स को अगर हम बात करें और वही अगर मैं टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करूँ जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम वगैरह होता है, जैसे लाइक हमने टेम्परेट जोन अभी देखा था न्यूयॉर्क वगैरह, ठीक है? तो ऐसे जगह पे लैंडफॉर्म्स बायोडाइवर्सिटी और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस होगा। ज्यादा कहाँ पे होगी? ट्रॉपिकल में। क्लियर है क्या? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट ने। इक्वेशन ही क्या थी? S इक्वल्स टू CA raised to the power Z। S रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्पीसीज, A एरिया, C कांस्टेंट है और Z क्या है? स्लोप ऑफ कर्व है। इससे क्या पता चल रहा था? स्मॉल एरिया के लिए रेंज रहेगा ये, मतलब जब हम छोटे एरिया का जब भी इस इक्वेशन से निकालेंगे तो हमें रेंज कहाँ तक मिलेंगी? 0.1 to 0.2 और लार्ज एरिया के लिए 0.6 to 1.2। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। इसमें दो चीजें देखना है। एक देखना है हमें प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस और रेबेट-पोपर हाइपोथेसिस। अब आते हैं बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है किसका? बायोडाइवर्सिटी का, स्पीसीज का डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम में। सिंपल, जितना ज्यादा, पहला जो हाइपोथेसिस है क्या नाम है? प्रोडक्टिविटी स्टेट। किसने दिया? डेविड चिलमैन ने। किसने? डेविड चिलमैन ने। अब सिंपल इनका बोलना कैसा था कि जितना ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम रहेगा, तो जितना ज्यादा डाइवर्स रहेगा इकोसिस्टम उतना ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब सिंपल अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम जो है ये इसमें जितनी ज्यादा डाइवर्सिटीज रहेगी, मतलब जितना ज्यादा वेरिएशंस वगैरह और डाइवर्स ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा कैसा रहेगा? मोर प्रोडक्टिव रहेगा और ज्यादा स्टेबल। सिंपल एग्जांपल समझते उसके बाद समझते। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करूं
और मोनोकल्चर प्लांटेशन की बात करो, हमने जो छोटा सा ऐसा समझो नर्सरी वगैरह लगाया है छोटी बड़ी सी, ठीक है, और ऑलरेडी फॉरेस्ट है, ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? क्यों? डाइवर्सिटी ज्यादा है और ज्यादा वो स्टेबल किस वजह से रहेगा? मेन वो जितना भी जो प्रोडक्शन करेगा, जितना भी रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छे से करेगा और जिसके कारण वो स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा अगेंस्ट कैसे? जैसे कि फ्लड आ रहा, ड्रॉट आ रहे, इनके मोनोकल्चर तो हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। पर वही अगर हम बात करें फॉरेस्ट खराब होता है क्या? फॉरेस्ट कुछ नुकसान थोड़ा बहुत ठीक है बट उतना नहीं होता जितना अगर हम मोनोकल्चर की बात करें। तो ज्यादा स्टेबल हुआ, क्यों? क्योंकि ज्यादा डाइवर्सिटीज है। क्या हुआ? तो फिर हंसा क्यों? जाने दे। देखो इकोसिस्टम में जितना ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी ज्यादा अच्छे से क्या करेंगे? हायर प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी किस वजह से हो रही है? हायर प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या है? जितना भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, जो नियर बाय डाइवर्सिटी है, बहुत सारी है, इनके पास में रिसोर्सेज भी है। जंगल देखो, मिट्टी वगैरह सब चीजें उनके पास में प्रॉपर वगैरह सब चीजें हैं, क्लियर हो रहा है, सनलाइट है, जितनी सब जो भी चीजें उसको मिल रही है रिसोर्सेज में, इसका यूज करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। अब ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई तो सीधा इम्पल्स क्या हो जाएगा? डाइवर्स इकोसिस्टम के कारण में अगेंस्ट जो भी ड्रॉट, फ्लड वगैरह जो भी नेचुरल चीजें जो भी हो रही है उसके अगेंस्ट ये कैसे रहेंगे भाई? डट के खड़े रहेंगे, खत्म होंगे क्या? नहीं। तो सीधा जितना ज्यादा इकोसिस्टम डाइवर्स रहेगा उतना ज्यादा क्या बोलता है? ये स्टेबल भी रहेगा, क्योंकि वहां पे ट्रीज भी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करो, मोनोकल्चर ट्रीज है, श्रब है, हर्ब है, तो ये सब उसको क्या करेंगे? स्टेबल रहने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्लियर है ना? इनका बोलना क्या था कि जितना ज्यादा इकोसिस्टम डाइवर्स रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल और प्रोडक्टिव रहेगा, सिंपल, क्लियर है। इनका बोलना है क्या? रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस में किसने दिया? पाउल एंड्रिच ने दिया, फेमस इकोलॉजिस्ट है पाउल एंड्रिच, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर हम एरोप्लेन की एग्जांपल लें, अगर एरोप्लेन है पूरा का पूरा, उसका अगर एक रिवर्ट बोल्ट नट बोल्ट पता है ना, एक रिवर्ट बोल्ट जो है अगर निकल जाए, एरोप्लेन को उतना फर्क पड़ेगा नहीं, बट कंटिन्यूअसली उसके बोल्ट्स निकल रहे हैं, अब फर्क पड़ेगा क्या? मतलब सिंगल स्पीसीज का अगर लॉस हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मल्टीपल स्पीसीज का अगर लॉस होना स्टार्ट हुआ तो इकोसिस्टम को बहुत फर्क पड़ेगा। क्लियर हो रहा है क्या? समझा? सिंपल है कि हम इसमें किसकी बात करेंगे? रिवेट बोल्ट्स की। क्लियर हो रहा है? अगर कोई भी चीज को जोड़ने के लिए हम मोस्टली बोल्ट्स का यूज करते हैं, एरोप्लेन का भी करते हैं, घर पे कूलर लगाते हैं, कूलर का एक बोल्ट नहीं रहा तो एडजस्ट कर लेते हैं, पर अगर पूरे चारों के चारों एक साइड के नहीं रहे तो बहुत फर्क पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्लियर, और उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्लियर है। तो ये एग्जांपल का एक आ जाएगा हमारा नो इंटर, एक सिंगल बोल्ट जा रहा है तो कोई इंटरमीडिएट इफेक्ट नहीं, पर पूरी के पूरे बहुत सारे अगर स्पीसीज को लॉस हो रहा है या सीवियर, तब जाके एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा और स्ट्रक्चर भी इकोसिस्टम का कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? दोनों हाइपोथेसिस। ये तो सीधा बोल रहे हैं, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा प्रोडक्शन, उतना ज्यादा स्टेबल। ये बोल रहा है कि भाई एक स्पीसीज लॉस से हमें कोई फर्क, नो इंटर, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, पर अगर बहुत सारी स्पीसीज लॉस हुआ तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा। क्लियर है? हमें पता है ना, हर जैसे कि अब फॉर एग्जांपल कोई महामारी वगैरह आ गई तो ह्यूज लॉसेस होता है ना, ठीक है, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह आ गया वगैरह, तो एक पूरा स्पेसिस को पूरा का पूरा अफेक्ट करता है, तो ह्यूज लॉस होता है। एक दो जा रहे हैं ठीक है, बट मल्टीपल में बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में जा रहे थे, एनवायरमेंट डिसबैलेंस होने के
चांसेस होते हैं स्ट्रक्चर वीक हो सकता है, तो ये एग्जांपल हमारा किसका चले जाएगा, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस। डन है, कोई डाउट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषाला एजुकेशन। आज हम बायो के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सेकंड लेक्चर है, ठीक है? कौन सा? बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है? इसके पहले हमने पैटर्न्स वगैरह देख लिया था कि किस वे से डिवाइड किया था बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी का करंट सिनेरियो। अगर अभी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, और कितने अभी तक नॉन स्पीसीज है जिनको अभी तक हमने डिस्कवर कर चुके हैं और कितने डिस्कवर होने के बचे। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो IUCN की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, उनका बोलना क्या है, मिनिमम 1.5 मिलियन स्पीसीज जो है अभी तक क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। IUCN का जो डेटा है वो बोलता है कि अभी तक हमारे पास में इतनी स्पीसीज जो है हमारे पास में नोन है, और हमने इतने अभी तक उसको रजिस्टर्ड कर चुके हैं, हमारे पास में उसका फुल डेटा अवेलेबल है। पर रॉबर्ट का बोलना है, रॉबर्ट में जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, पूरा नेचर है, उसमें अगर हम बात करें 7 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। कितनी? 7 मिलियन। और हम कितना बोल रहे हैं, हमारे पास में सिर्फ 1.5 मिलियन तक अभी तक डेटा अवेलेबल है। क्लियर है? तो इन्होंने एस्टिमेट वैल्यूज दिया, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेनेशन किया कि जो 7 मिलियन जो स्पीसीज है, रॉबर्ट ने उनको एक्सप्लेनेशन किया इस बेस पे। उन्होंने क्या बोला कि नॉन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम नॉन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर देखें तो टोटल कितना आ सकता है, कितना है, 18 लाख स्पीसीज टोटल जो है हमें रफली पता है, ठीक है? अगर ग्राफ में देखो तो क्या सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, एनिमल का, उसके बाद प्लांट का, उसके बाद फंगी का, उसके बाद प्रोटिस्ट का, फिर ह्यूमन बैक्टीरिया। हमें पता है ना, पांचों किंगडम, ठीक है? तो उस बेस पे अगर हम स्टडी करें तो सबसे ज्यादा कौन है, एनिमल, उसके बाद प्लांट। क्लियर हो रहा है? उन्होंने बोला अगर मैं एनिमल और प्लांट की अगर बात करूं, एनिमल और प्लांट की अगर हम बात करें तो नॉन स्पीसीज ऑफ अगर एनिमल्स को देखें तो सिंपल हमें क्या समझ में आता है कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंस देखो, ये हमारा पूरा इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी है, ये हमारा वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी है, जिसमें वर्टिब्रेट्स में कौन कौन कितनी स्पीसीज हमने बताई जा रही है, 58,498। उसमें कौन कौन है, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स। और इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास में ये पूरे के पूरे इचिनोडर्म्स है, स्पंजेस है, सिनेड्रिस है, सॉरी एनालिड्स है, मॉलस्क है, फ्लैटवर्म्स है, नेमाटोड्स है, ये सब पूरे के पूरे जो इनवर्टिब्रेट्स है हमारे, ये बिलोंग कर रहे हैं। दिख रहा है ये? और सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, ये पूरा सेक्शन दिख रहा है क्या? ये पूरा का पूरा क्या है, इंसेक्ट। तो ना इंसेक्ट हम सच में इतने टाइप्स ऑफ इंसेक्ट है कि हमें पता भी नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो सबसे ज्यादा एनिमल में कंट्रीब्यूशन कौन करता है, इंसेक्ट। और टोटल रफली जो नोन जो कैलकुलेशन है वो कितना है, 13,15,378 का स्पीसीज ना, नंबर नहीं, स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम, नंबर तो अलग हो गया। ये हम स्पीसीज की बात करें, कितनी वैरायटीज ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। क्लियर है? वही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स की इतनी स्पीसीज नोन है, 2,87,655 स्पीसीज, और उसमें से कोनिफर्स जो सबसे छोटे, फिर फर्न, फिर मॉसेस, फ्लावरिंग प्लांट मोनोकॉट, और फ्लावरिंग प्लांट डाइकॉट। तो सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है, फ्लावरिंग प्लांट जो डाइकॉट्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये उनका पूरा का पूरा किसका था,
एस्टिमेट था कि 7 बिलियन जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे प्रेजेंट है। किसका बोलना है ये? रॉबर्ट। तो ये एस्टिमेट उन्होंने ग्राफ पाई चार्ट से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से रफली अगर बायोडायवर्सिटी का करंट सिनेरियो देखें तो ऐसा हो सकता है। और इसमें से सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये है कि देखो हमने मोस्टली जो टेम्परेट रीजन वाले जो फॉरेस्ट है वहां पे ज्यादातर स्टडी की है, जो छोटे रीजन से हो जो, पर हमारे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला जो रीजन है वो बहुत बड़ा है, लाइक अमेज़न वगैरह बोलते हैं ना। आज भी अमेज़न जंगल का आधे से क्या मतलब 78% से ज्यादा का हिस्सा नहीं जानता है कोई, ज्यादा अंदर का जो जितना भी है। तो मोस्ट ऑफ द अगर उसको हमने पूरी तरीके से देखा ही नहीं तो स्पीसीज जोन है क्या वहाँ की? नहीं। तो ट्रॉपिकल रीजन तो अभी तक हमने पूरी तरीके से देखा ही नहीं है। तो स्पीसीज कितनी है उसका भी एस्टिमेट कैलकुलेशन और अलग अलग जो स्पीसीज है उसके बारे में पता ही नहीं है। क्लियर है? तो ये रफली उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा है कि नॉर्मल देखा जाए तो 7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे हमारे ग्लोब पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? बट अगर हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो 8.1% इंडिया पूरे बायोडायवर्सिटी का हिस्सा एग्जिस्ट करता है। मतलब अपने इंडिया में 8.1% इंडिया में जो बायोडायवर्सिटी है उसका पार्ट है। क्लियर हो रहा है? तो उस वजह से 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आती है हमारी इंडिया। ठीक है? उसके अलावा 2.4 लैंड ऑल ओवर ग्लोब का 2.4% ऑफ लैंड इंडिया कवर करता है। क्लियर है? और उसमें कितनी स्पीसीज है? 45,000 स्पीसीज से ज्यादा प्लांट की और उससे डबल मतलब 90,000 के नियर बाय एनिमल की स्पीसीज एग्जिस्ट करती है इंडिया में। क्लियर है? डन है करंट सिनेरियो। ये मेन जो डेटा है मेन क्या याद रखते हैं? ये वाला 1.5 मिलियन जो स्पीसीज है वो IUCN ने अभी तक रजिस्टर कर चुका है, मतलब उनके पास में उसका पूरा होल डाटा नोन है। क्लियर है? IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है? डन है ये? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस वजह से होता है? मेन चीज आते हैं 3 रीजन सबसे ज्यादा हमें जो टाइप देखने को मिलेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर देखें तो पहला आता है हमारा नेचुरल, मैनमेड और मास एक्सटिंक्शन। ठीक है? अगर नेचुरल की बात करें, सिंपल सडनली किसी भी चेंजेस के कारण में, नेचर के चेंजेस के कारण में अगर कोई चीज एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटिंक्ट मतलब पता है ना, लुप्त होना, खत्म हो जाना पूरी तरीके से, लाइक डायनासोर दिखते मैमथ, लिवर में। ठीक है? तो ये सब एग्जांपल्स आते हैं एक्सटिंक्शंस के। कैसे हुआ? सबसे पहले चीज नेचुरल, नेचर में कुछ चेंजेस हैं, हो सकता है इवोल्यूशन आए, कंपटीशन हो जाए, या एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो जाए। एग्जांपल ना, क्लाइमेट चेंज हो जाए या फिर एस्टेरॉइड आके टकरा जाए। पता है ना, हमें सीधा पता है कि डायनासोर का मेन एक्सटिंक्शन क्या रहा? अर्थ से आके सीधा कौन टकरा गया था? एस्टेरॉइड आया था, और एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट के कारण पूरी की पूरी एक जो हम बोल सकते स्पीसीज ही खत्म हो गई थी। एक ही क्या अलग डायनासोर को ज्यादातर तरीके से अच्छे से बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके अलावा आइस एज के कारण वुली मैमथ का पूरा एक्सटिंक्शन हुआ था। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाता है जिसके कारण में पूरा आइस रीजन ज्यादा बढ़ जाता है, और वो जो टेम्परेचर है वो मैमथ के लिए अच्छा नहीं था, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। तो मतलब अगर नेचर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो उसके वजह से जो एक्सटिंक्शन रहेगा वो रहेगा मैनमेड। तो हमको पता ही है, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, एनिमल्स के एक्सेस ऑफ हंटिंग, उसके अलावा हम ज़्यादातर चीज़ें अर्बनाइजेशन वगैरह जो कर रहे हैं, सिविलाइजेशन जो कर रहे हैं, उसके कारण में ट्रॉपिकल रीजन्स के फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए, एक्सेस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए, हंटिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, तो वो भी तो वन ऑफ काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन है, जिसके लिए हम अच्छे से एग्जाम्पल है हमारे पास में डोडो बर्ड। ठीक है? और वो पैसेंजर पिजन पता है ना, जो पैसेंजर पिजन, तो एक्सटिंक्ट पे है पूरी तरीके से। क्लियर हो रहा है? तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? मैनमेड। मास एक्सटिंक्शन, एक साथ पूरा का पूरा किसी एक छोटे से शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोग्राफिकल एरिया पूरी तरीके से खत्म, जैसे कि डायनासोर का
वो भी एक एग्जांपल मास एक्सप्लॉयटेशन। सडनली अगर हम बात करें वोल्केनो इरप्शन हो जाए, वहाँ का पूरा स्पीसीज खत्म हो जाएगा ना, तो एक जियोग्राफिकल एरिया का, तो वो जो मास एक्सटिंक्शन आएगा वो हमारा क्या रहेगा, सॉरी एक जियोग्राफिकल एरिया के लिए, तो वो कहाँ पे आ जाएगा हमारा मास एक्सटिंक्शन। क्लियर है क्या तीनों? नेचुरल नेचर के कारण, नेचर में इवोल्यूशन वगैरह के कारण जो चेंजेस होंगे, एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। सेकेंड मैनमेड, ह्यूमन के कारण, हमारे कारण में जो मोस्टली जो एक्सटिंक्शन हो रहा है मास, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में किसी भी चेंज हो सकते हैं, नेचुरल चेंजेस हो सकते हैं, मैनमेड चेंज हो सकते हैं, कुछ भी चेंजेस से अगर इस पर्टिकुलर एरिया में पूरी तरीके से अगर स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जा रही है, यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, तो वो आ रहे हैं हमारा मास एक्सटिंक्शन। क्लियर है? वही कॉजेस क्या है, चारों कॉजेस हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। क्या समझ में आ रहा है वर्ड से? जहाँ पे रहते हैं उसका हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। बोलो बोलो। ट्राई तो करो, बता रही हूँ ना मैं फिर, पर वर्ड इतना सिंपल है कि एक्सप्लेन कर सकते हो। बोलो। अरे बाबा सिंपल, एक बात देखो, हैबिटेट लॉस। अब सिंपल हम अपने से लेके देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले केरला में जो हुआ, जंगल पता है पूरी तरीके से फॉरेस्ट को क्या कर दिया था, आग लगाए थे, आग लगी थी, लगाई थी, अलग कंसेप्ट है पर ठीक है, पर पूरी तरीके किसके लिए किया, ह्यूमन ने अपने यूज के लिए, पूरा का पूरा जंगल जला दिया। मतलब किसका लॉस हुआ, एनिमल्स का तो हमें लॉस हुआ, फॉरेस्ट का लॉस हुआ। क्लियर है? इसलिए हैबिटेट, हम बर्ड्स वगैरह की बात करें, माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि उनका हैबिटेट, जैसे समझो ये जंगल है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट रीजन में जितने भी एनिमल्स हैं हम वहाँ पे जाके पेड़ों को कंटिन्यूअसली कट कर रहे, लॉस किसका हो रहा है, उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है, उनके लिए रहने के लिए जगह है, तो कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे, माइग्रेट होंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये रीजन आ जाएगा काई का हैबिटेट लॉस। अब देखो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत कम है, 14 to 6% ओवर द ईयर हमेशा क्या होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं। किसका? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, जिसके कारण में सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्ट ऑफ उनको क्या करना पड़ रहा है, अपना जो घर जगह वगैरह जो उनका हैबिटेट है वो खोना पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये कॉज है पहला बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। भाई अगर रहने को उनके लिए प्रॉपर अगर जगह नहीं रहेगी, प्लेस नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो एक्सटिंक्ट होंगे। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखो एनिमल और ह्यूमन में एक ही फर्क है, हम अपने यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है उसका ओवर यूज कर सकते हैं। देखिए सीधा हैबिटेट लॉस में का जो था वो क्लियर लिखोगे, क्या याद रखोगे, सिंपल लॉस ऑफ हैबिटेट, जिससे एनिमल्स वगैरह को या बर्ड्स वगैरह को माइग्रेट करना पड़ता है। क्लियर है? डिफॉरेस्ट रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, इसके अलावा या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हैबिटेट हो सकता है, जिनकी वजह से उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करना पड़े, उनके मतलब हैबिटेट लॉस के कारण में फिर उनका एक्सटिंक्शन मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आते ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मैंने अभी एक बात बोली कि एनिमल और जो ह्यूमन है उनमें एक चीज का फर्क है, हम अपने यूज के लिए कुछ भी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था केरला का एग्जांपल है, हमें वहां पे सिविलाइजेशन करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन करवाना है, तो हम लोगों ने वो पूरा जंगल जला दिया। ठीक है, समझ रहे हो? किसके यूज के लिए? हमारे यूज के लिए। तो ऐसे ही हम हमारे यूज के लिए हंटिंग भी करते थे शुरुआत से, तो हंटिंग के कारण भी तो बहुत सारे एनिमल्स का क्या हुआ, एक्सटिंक्शन स्टार्ट हुआ। उसमें से जो मेन तुम्हारे बुक में जो दिया है, मेन रीजन अगर हम बोल सकते हैं तो एक ये चीज है हमारे लिए हंटिंग के कारण कौन कौन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। पहला एलिफेंट, टाइगर्स, डायनासोर, बहुत सारी चीजें एनिमल्स, पर जो बुक में जो एग्जांपल है वो बनता है डोडो बर्ड,
टेलर, सी काव, और पैसेंजर पिजन। क्लियर है? ये एग्जाम्पल है हमारे ओवर एक्सप्लोइट हंटिंग के कारण। इसके अलावा हम टाइगर्स भी लिख सकते हैं। हुआ है का ओवर एक्सप्लोइट हंटिंग के कारण। एलिफेंट्स हैं, टूना, और वो क्या नाम इसका, एनिमल स्पीसीज में टूना वगैरह जो फिशेस वगैरह ओवर हंटिंग करते हैं ना, उन्हें खाने के लिए चाहिए ना, उसके कारण उनका भी। तो हर चीजें जो हो रही है, जो एक्सेस ऑफ हंटिंग के कारण क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण इनका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होते हैं। क्लियर? हम बोल सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बोला था, हम टाइगर गिनती से के हाथ पे गिन सकते हैं। एलिफेंट का भी समथिंग वैसी ही सिचुएशन चल रही है। तो धीरे धीरे अभी एंडेंजर्ड पे, मतलब खत्म होने पे मोस्ट ऑफ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलियन एलियन स्पीसीज इन्वेशन। वर्ड सुनो, एलियन आया। एलियन क्या होता है? हम एलियन किसको बोलते हैं? बाहर से लोग आया हुआ कोई जादू जादू सीरियल, जादू मूवी का। ठीक है, ठीक है, बाहर से आया हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर कोई न्यू स्पीसीज बाहर से लाई गई या आ गई, दोनों रीजन, आ गई खुद से या फिर लाई गई, दोनों, तो उसके वजह से जो वहां के जो लोकल स्पीसीज है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल वाटर हैंसिंग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पूरा का पूरा वाटर, पता है ना, बहुत खतरनाक तरीके से ग्रो होता है। तुमने देखे भी होंगे पानी में इस तरीके का ऐसा प्लांट, जैसे हल्का नहीं कि ऐसा पूरा ग्रीन ग्रीन, पूरा पूरा एक के बाद ऐसे पूरा ग्रो करने लग जाता है। समुंदर नहीं रे बाबा, रिवर्स वगैरह में भी, अपने इधर तालाब वगैरह में भी, ठीक है, लेक्स वगैरह में भी आपको देखने। ये ऐसा है कि जो लोकल वहाँ की जो चीज है उनको ग्रो नहीं होने देता। फिशेस को ग्रोथ होने के लिए प्रॉब्लम, अदर देन अदर प्लांट इतना फास्ट ग्रो करता है। तो ये एलियन स्पीसीज है, बाहर से लाई रहती है। अच्छा दिखा, बहुत प्यारा दिख रहा था वो वाटर हैंसिंग, लेके आए अपने इधर ग्रो किए। ग्रो ऐसा हुआ कि जो वहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उसको ही ग्रो नहीं होने दिया, क्योंकि इसका ग्रोथ कैपेसिटी ऑपोजिट से ग्रो होता है। तो उसके कारण जल्दी फास्टली मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है इन लोगों की। तो जिसके कारण में वहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उनको इसने खाना शुरू किया। अफ्रीकन कैटफिश के कारण, अफ्रीकन कैटफिश लेके आई, अपने इधर की कैटफिश के साथ में ग्रो किए। हमारी जो लोकल कैटफिश थी वो खत्म, समझ रहे हो, उसकी स्पीसीज खत्म। तो ये एग्जाम्पल हमने एलियन स्पीसीज लाए, अफ्रीकन कैटफिश बाहर की है, बाहर से लेके आए इधर की इसमें लेक्स वगैरह में हमने बाकी अदर उसको ग्रो किया। क्या हुआ, जो लोकल वाली कैटफिश थी वो नहीं दिख रही, वो हमें दिख ही नहीं रही है। तो ये एक रीजन हो जाएगा एलियन स्पीसीज इन्वेशन का। क्लियर हो रहा है क्या? अफ्रीकन कैटफिश है, वाटर हैंसिंग है, बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास में इसके। क्लियर है? लास्ट आता है को एग्जिस्टेंस। इसके बाकी बहुत सारे टाइप्स है, हम पूरे एक्सप्लेन करते हैं। को एक्सटिंक्शन, देखो को एक्सटिंक्शन डिपेंड करेगा, ये तीनों डर है। नेक्स्ट देख, को एक्सटिंक्शन क्या बोलता है, जैसे कि अगर कोई स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो रही है तो उस पे जो डिपेंडेंट जो स्पीसीज है वो भी वैनिश हो रही है, वो भी खत्म हो रही है। ठीक है, सिंपल अगर हम बात करें, हम प्लांट की बात करें, कोई प्लांट अगर डेक्लाइन पे खत्म हो गया, लॉस हो रहा है, बट उसके ऊपर में डिपेंड रहने वाले जो पॉलिनेटर है लाइक बटरफ्लाइज वगैरह, जो वो भी क्या हो जाएगी, वैनिश। उनको सरवाइव करने के लिए नेक्टार चाहिए, वो प्लांट से मिलता है। तो प्लांट का नेक्टार नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो डिपेंड उस प्लांट पे, तो प्लांट के कारण उसकी भी स्पीसीज खत्म। हर्बिवोरस, जितने भी हर्बिवोरस है, लार्ज हर्बिवोरस, उनके ऊपर में डिपेंड रहने वाले वो भी तो खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया? उसके अलावा अगर कोई होस्ट एनिमल है, उसके ऊपर में कोई पैरासिट डिपेंड है,
अगर होस्ट एनिमल ही नहीं है तो पैरासाइट रहेगा क्या? तो ये रहेगा हमारा कोएक्सटेंशन। मतलब एक स्पीसीज के कम होने के कारण सेकेंड स्पीसीज उसके ऊपर में डिपेंड थी और साथ साथ में ये खत्म हो रहा है तो साथ में सेकेंड स्पीसीज भी खत्म हो गई। क्लियर है? डन। नेक्स्ट आता है हमारा मेल। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटिंक्शन IUCN ने एक बुक बनाए थे, रेड डेटा बुक। क्या? रेड डेटा बुक। और इसमें उन्होंने जो एक्सटिंक्शन है उनके लिए कैटेगरीज बनाई थी जिसका नाम है रेड लिस्ट। क्या नाम है? रेड लिस्ट। और इस रेड लिस्ट में उन्होंने ये कैटेगरी को मेंशन किया, ऐसे 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उनको अलग अलग कैटेगरीज में बताया कि कौन पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, कौन एक्सटिंक्ट होने वाला है, जो आने वाले फ्यूचर में कुछ सालों में एक्सटिंक्ट हो सकता है। ऐसा उन्होंने कैटेगरी डिवाइड किया, रेड लिस्ट बनाया। ठीक है, तो पहला था एक्सटिंक्ट, EX, खत्म हो गया। क्या लिखा है? नो इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल लेफ्ट अलाइव, वो इंडिविजुअल अभी बचे नहीं है, खत्म। लाइक डायनासोर खत्म है, वुली मैमथ खत्म है, डोडो बर्ड खत्म है पूरी तरीके से। क्लियर है? मतलब पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए, वो हिच नहीं, वो इस सिंगल भी जो अगर हम बात करें एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेकंड क्या है? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, EW। धीरे क्या बोल रहा है? सर्वाइव इन कैपिटिविटी, मतलब है सर्वाइव कैपिटिविटी में सर्वाइव कर रहे हैं। कौन है? अरेबियन ऑरिक्स। नेक्स्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सट्रीमली हाई रिस्क है उनका कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ज़लांडर है, मुझे पता है कि सब ठीक है। ये ऐसी स्पीसीज है जो ऑब्वियसली अभी ऐसी कगार पे कि भाई खत्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? एंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत ज्यादा हाई रिस्क है उसकी, ये खत्म हो जाएंगे। बंगाल टाइगर हम बोलते हैं ना भाई, हमारी शान है, हमारा क्या है? टाइगर कौन है? टाइगर नेशनल एनिमल इंडिया का बंगाल टाइगर ही है ना। हाँ, तो ऐसी कैसी कैटेगरी पे भाई? खत्म। ठीक है। वल्नरेबल, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड, हो सकता है धीरे कुछ समय बाद वो एंडेंजर्ड हो जाए, आने वाले सालों वगैरह 50 से 70% अभी तक खत्म हो चुके हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। कौन? एशियाटिक एलिफेंट, एशिया के जितने भी हमारे एशियाटिक एलिफेंट है वो, हाँ वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे। नियर 310, क्लोज टू बिकम वल्नरेबल, खत्म। अभी वल्नरेबल डियर बाय हेल्प हो रही। कौन? लेपर्ड। लीस्ट कॉन्सर्न, नो करंटली एट रिस्क, अभी फिलहाल में रिस्क पे नहीं है। ठीक है, इतने नंबर है कि रिस्क नहीं है अभी उनका, खत्म तो नहीं हो सकते अभी, है हमारे पास में नंबर है। कौन? क्रो पिजन है फिलहाल। ठीक है, उसके अलावा डेटा डेफिशिएंट, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, जिनके बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी स्पीसीज जो डीप सीज में इंफॉर्मेशन है क्या? अभी भी बोलते हैं ना डीप ऑफ सी को अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है, वहां की स्पीसीज के बारे में पता ही नहीं है, तो ये हमारे क्या जाएगा? डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी। नेक्स्ट, नॉट इवैल्यूएटेड, नॉट इट असेस्ड, जिसको अभी अभी असेस्ड किया, अभी अभी पता चला है जिनके बारे में, वो क्या है? न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज, ये सब काय में आ जाएगी हमारी नॉट इवैल्यूएटेड। तो ऐसे 9 कैटेगरी रेड लिस्ट में डिवाइडेड है, जो खत्म हो चुकी है, जो खत्म होने के कगार पे से अभी खत्म हुई नहीं है पर खत्म होने के कगार पे, खत्म होने वाली है, खत्म होते आ रही है, ऐसा समझ रहे हो? तो इस बेस पे उन्होंने अभी रिस्क पे नहीं है, इतने रिस्क पे भी नहीं है, ये खत्म हो सकता है, ये खत्म होने की रिस्क टाइम है, कुछ पता ही नहीं चली है, तो ऐसे करके उन्होंने डेटा मेंशन किया था 9 रिकॉर्ड्स, और इन 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया। और किस में लिखा? रेड डेटा बुक में, रेड लिस्ट के नाम से। किसने लिखा? IUCN की पब्लिश्ड की हुई है। क्लियर है? तो ये याद रखना है हमें। पहला लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप जो आपको दिए वो, और कॉजेस ये चारों।
पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन और को एक्सिस्टेंस, को एक्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन? बचाना। सिंपल। क्यों? काय के लिए? हाँ तो मैं भी वही पूछ रही हूँ, क्यों बचाना जरूरी है? फ्यूचर स्ट्रेटजीज के लिए। फ्यूचर के कौन से स्ट्रेटजीज के लिए? कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा वो मुद्दे पे आते हैं कि मेन चीज क्या है, क्यों कंजर्व करना है, क्या होता है कंजर्वेशन का एक्चुअल में? प्रिजर्व, प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट, और सबसे पहली चीज एनवायरनमेंट को कंजर्व करना या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमने बोला फ्यूचर के स्ट्रेटजीज के लिए। अगर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जिस तरीके से अभी फिलहाल में कंडीशन चल रही है, डिफॉरेस्टेशन, अभी बड़ा करंट वाला मुद्दा चल रहा है, अदानी वाला, है ना, 10 लाख पेड़ों वाला, सही है ना? तो मतलब अगर 10 लाख पेड़ एक साथ, समझ रहे हो? पर 1 रुपए में खरीदा हो। 1 रुपए का, ठीक है, 1 रुपए का मैटर है। 1 रुपए का मैटर किस लिए है? फार्मर्स के कारण, उनको कुछ भी नहीं मिला। और दूसरा मुद्दा ये भी है 10 लाख पेड़ों का। जिस हिसाब से फिलहाल नागपुर का टेम्परेचर 50 तक पहुंच जाता है। देखो, हम पेड़ों की बात कर रहे थे एक्चुअली, जो 10 लाख पेड़, कंसर्न क्या है पेड़ों का है, जो 10 लाख पेड़ सडन, कि हमारा पहले ही हमें पता है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्या 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 चीजें चल रही है, उसके बेस पे ये भी एक अच्छा इफेक्ट हो सकता है, हमारे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हमारे एनवायरमेंट पे। सिंपल आते हैं कंजर्वेशन पे। क्या होता है कंजर्वेशन? प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन इट्स ऑप्टिमम लेवल एंड डिराइव सस्टेनेबल बेनिफिट एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। सिंपल, हमें पता है हमें नेचर से बहुत सारी चीजें मिलती है, और अगर अभी नेचर को हार्म कर रहे हैं तो आने वाले कुछ समय तक जो चीजें हमें उससे मिल रही है वो हमें पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर स्ट्रेटजीज का एक सिंपल कि हमें अगर फ्यूचर अगर प्रॉपर वे से अगर मेंटेन करना है तो आज हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेंगे हम, सेकंड जो ब्रॉडली यूटिलेटिंग रीजंस जो है, उसमें सबसे पहली चीज एक आता है, मैं ऑक्सीजन की बात करने वाली थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, नॉर्मल अगर मुझे पर डे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहा है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का अगर कॉस्ट मिनिमम हम 1000 रुपीज कंसिडर करें, ठीक है, तो महीने भर का कितना? एक दिन का 30,000। 30,000। ऐसे घर पे अगर 5 पर्सन है तो 1.5 1.5 लाख। इनकम है इतनी फिलहाल में एक एवरेज फैमिली की, ठीक है, बट है क्या? पर इतनी बड़ी चीज हमें नेचर से फ्री में मिलती है, बिना ऑक्सीजन के कोई सरवाइव नहीं कर सकता। तो सिंपल एक बात यहाँ पे आती है कि बायोडाइवर्सिटी और हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल क्या आता है कि 2-3 टाइप के रीजंस है, दो हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है? कंजर्व करना है। पहला आता है नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस। अब एक बात बताओ, कॉमन हमारी बेसिक नीड्स क्या है? खाना पीना, रोटी कपड़ा। हाँ चलो, हमारा रोटी कपड़ा मकान और थोड़ा भी ऐड हो गया, बर्गर इंडस्ट्रीज वगैरह। वगैरह, बर्गर वगैरह नहीं रहे। खाने में आ जाता है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, जो ज्यादातर हम जो पहले से सुनते आए, ठीक। तो ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं? नेचर, से यस। मिलती है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में हम जो चीजें, रेजिन्स वगैरह, ये जितना भी जो बाकी चीजें, वो भी हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? उसके अलावा अगर हम बात करें
मेडिसिन्स नेचर 25% जो मेडिसिन है प्लांट डिराइव्ड है, ठीक है। 25% से ज्यादा जो मेडिसिन जो है वो प्लांट से डिराइव की जाती है। तो मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत सारे हैं। हम देखेंगे अगर ट्राइबल्स एरिया देखा जाए तो ज्यादातर वहां पर आज भी हमारी जो बात की जाए एलोपैथिक मेडिसिन से ज्यादा वहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रेफर किया जाता है। 25,000 से ज्यादा की मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ पे वेराइटीज ऑफ आपको मिल जाएंगी। तो सिंपल ये किससे मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। और अभी देखा जाए तो मेडिसिनल प्लांट्स की जो प्रोडक्शन बोलो या उसकी ज्यादातर लोगों को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि किसका किस चीज के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल आपके घर के आसपास भी इतने सारे हम पेड़ वगैरह होते हैं जिसका बहुत जगह यूज किया जाता है। सरडुलसा, तुलसी, हल्दी, पेरिविंकल। अभी पेरिविंकल का यूज, पेरिविंकल वो चक्र फूल नहीं रहता पिंक कलर वाले, सदाफुली सदाफुली अलग, सदाफुली व्हाइट कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, व्हाइट कलर भी होता है उसमें, शेड रहता है। हाँ। तो वो यूज किया जाता है एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर की तरह। तो बहुत सारे अगर देखा जाए रेजरपिन्स वगैरह बहुत सारे ऐसे पेड़ से जिसका मेडिसिनल की तरह यूज किया जाता है। तो मेन चीज है, इसलिए भी हमें क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। मेन चीज आती है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? न्यू मेथड सर्च करना, किस लिए? डेवलपमेंट ऑफ कोई भी केमिकल, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी प्लांट्स में, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको नए जीन्स के लिए जो भी एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेसेस आती है वो काय में आती है? बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो मतलब नैरोली हम क्या यूज कर सकते हैं? मेडिसिनल फूड शेल्टर्स वगैरह में भी हम किसका यूज करते हैं? बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट ब्रॉडली, अभी बोला हमने ऑक्सीजन, अगर हम खरीदने जाए तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए, अगर 5 मेंबर है 1,000 रुपए का कॉस्ट अगर एक दिन का कैलकुलेट करें तो 1.5 लाख रुपए 5 मेंबर्स के लिए लगेगा। पर नेचर हमें फ्री में दे रही है, फिर भी हमें उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर बात की जाए 20% ऑक्सीजन जो है अकेला अमेज़न फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। झगड़ो नहीं, हमको झगड़ बिग बॉस सीजन 20। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादातर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट वही है कि 20% जो हमें है कौन दे रहा है? अमेज़न फॉरेस्ट। अभी बीच में 2019 में अमेज़न फॉरेस्ट में जो फायर आग लगी, तुझे लगाया था? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो तुझे पे केस होनी चाहिए फिर, क्योंकि तुमने 30% ऑक्सीजन उस वक्त हमारे लिए कम कर दिया था, क्योंकि CO2 रिलीज हुआ ना। अरे फायर हो रहा है तो सिंपल एक बात है, तो आधे से ज्यादा पॉल्यूशन का जितना हकदार है वो वेदांत है, ठीक है वेदांत? तो सिंपल ये सब चीजें भी आती है कि अगर हमें सरवाइव करना है, ऑक्सीजन नीड है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। लास्ट इथिकल रीजन, हमें कोई हक नहीं है, लीगली नहीं बात करें, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इथिकली हमें कोई भी हक नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को हार्म करें। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट पे इक्वल राइट है, चाहे हम हो, प्लांट हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स। पर ह्यूमन क्यों? क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है और वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे 10 लाख पेड़ 1 रुपए मैंने कहा 1 रुपए में, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके? इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अब एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे, एनवायरनमेंट की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना क्यों है, ठीक है, पर करना कैसे? हम कुछ भी करेंगे तो सरकार करेगी क्या? वो हमारा पॉइंट नहीं है, फिलहाल हमें ये देखना है कि करना कैसे है, ठीक है?
चलो, दो ऑप्शन है हमारे पास में, एक है क्या था? इन सिटू कंजर्वेशन और एक आता है एक्स सिटू पता है क्या किसी को नहीं इन सिटू कंजर्वेशन या एक्स सिटू? पहली बार देखा। मैं पहले दोनों समझ लो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। पहले देखो, एक चीज होती है, ओए मूवी देखा। एक पॉइंट आता है इंसिडेंट। सबसे पहली चीज आपने ये देखी हो कि ऐसा जंगल एक कंजर्व करके, जहाँ पे जगह है उसी जंगल को पूरा कंजर्व करके रख दिया है। और एक आता है कि अगर बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनको या तो नेशनल पार्क, जू वगैरह, माधुरी क्या? एलिफेंट को कंजर रुक जा, मजाक कर रहा था। जैसे नेशनल पार्क्स हो गया, या फिर कोई ऐसी जगह पूरी की पूरी ऐसे कंजर्व करके रख दी जाती है कि यहाँ पे कोई और अदर कोई कम्युनिटी किसी फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखती है, तो ये सब जो पार्ट आता है हमारा गाइड में आएगा इंसिडेंट, मतलब ऑन साइट, वहीं के वहीं। पर एक आता है एक्सिटू, अलग से फॉरेस्ट से अलग ले जाकर किसी एनिमल प्लांट्स को जब कंजर्व किया जाएगा, वो आएगा एक्सिटू। एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं हमारे नेशनल पार्क्स, इसमें आ जाते हैं सफारी, जू, ये सब जो आएंगे हमारा एक्सटिंक्ट का पार्ट है। क्लियर है? तो इन सिटी कंजर्वेशन में ऑन साइट पे ही क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा फॉरेस्ट को या एनिमल, जैसे सिंपल क्या नाम है इसका, कान्हा हाँ हाँ कान्हा टाइगर रिजर्व, वहां पे टाइगर को रिजर्व करने के लिए वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही कंजर्व कर दिया गया। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा इन सिटी। फॉर टाइगर्स को हमने वहां से लेकर गए क्या? नहीं, हमने वही पूरा फॉरेस्ट ही पूरा का पूरा उनके लिए कंजर्व करके रख दिया। क्लियर है? तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा इन सिटी का। तो ऐसे हमारे पास में 34 हॉटस्पॉट्स थे जिनको कंजर्व करने की जरूरत है। उसमें बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि देखो एक चीज बता रही हूँ, यहाँ पे जो एग्जांपल है, महाराष्ट्र में पावरा ट्राइबल कम्युनिटी है जो सतपुता रीजन्स में लाई करती है। वो एक ना कॉर्न को डेवलप किया है उन्होंने। वो जो कॉर्न है उनका कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बोलते हैं ना, कंटिन्यूअसली। और उस कॉर्न की जो खासियत है वो ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा हाई एंड प्रोडक्शन है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो विदाउट पेस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है उसमें, पर उसको विदाउट फर्टिलाइजर्स भी वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको कंटिन्यूअसली कंजर्व करके रखा है। हाँ भुट्टा कौन, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये भी एक उनका, ये भी क्या है, कंजर्व। अरे बाबा, किसी एक उन्होंने भी तो उस अपने जो ट्रेडिशन बोलो या उस भुट्टे को उन्होंने कंटिन्यूअसली कंजर्व करके रखा है ना, वो उसी तरीके से उसको डेवलप कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो कंटिन्यूअसली उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उस तरीके से अगर प्रोटेक्ट नहीं करते तो खत्म हो गया होता आज तक। जैसे अभी नॉर्मल कॉर्न्स वगैरह के लिए हमें फर्टिलाइजर्स डालने ही होते हैं, पेस्ट कंट्रोल करना ही पड़ता है। क्लियर है? तो पर उस भुट्टे के लिए वो सब चीजें नहीं है। तो उन्होंने उस ट्राइबल ने उनको कंटिन्यूअसली अभी भी क्या करके रखा है, उसको कंजर्व करके रखा है कि उसको उसी तरीके से उसका कल्चर, उनकी फार्मिंग उसी तरीके से होगी। ऐसे ही बहुत सारे स्क्रेड ग्रूव्स, पता है क्या स्क्रेड ग्रूव्स के बारे में? एक चीज मैं उसको याद रखने के लिए एक बहुत सही चीज, भगवान के नाम पर एक जगह या एक फॉरेस्ट को कंजर्व कर दिया जाता है कि वो कम्युनिटी, एक स्पेशल किसी का ट्रेडिशन बोलो या रिलीजियन बोलो, उसको प्रोटेक्ट करता है कि उसको कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता, या हमारे भगवान का ये कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे स्क्रेड ग्रूव्स भी है जो इन सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है। नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स भी, जैसे हमने टाइगर रिजर्व वगैरह जो बात किया, ये सब किसका पार्ट आ जाता है हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व्स भी आ जाते हैं। मेडिसिन वगैरह जो एक एरिया, जैसे अमेज़न का अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स वगैरह है समझो फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अगर हमने प्रोटेक्ट करके रखा तो वो भी हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। अब आते हैं एक्स सिटू। अब एक्स सिटू में क्या करोगे? लिस्ट चेंज कर देंगे किसकी?
किसकी? एनिमल्स की, प्लांट्स की, बोटानिकल गार्डन्स भी तो है। एनिमल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि प्लांट्स को नहीं कंजर्व करना है। प्लांट्स की भी तो वैरायटी बहुत सारी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है, खत्म हो रही है। खत्म है। ठीक है, हाँ ठीक है बात ठीक है। चुप रहो। नेक्स्ट क्या आता है? Six. तो उसके लिए जू, एनिमल को कंजर्व करने, बोटानिकल गार्डन्स किसके लिए? प्लांट्स के लिए, और सफारी पार्क, और एनिमल क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई। देखो हम एक बोल सकते हैं कैपेटिविटी में रखते हैं। XC2 मतलब सिंपल बोलेंगे, किसी भी चीज को हम कैपेटिविटी में मींस क्या होता है कैपेटिव? एक जगह प्रोटेक्ट बनाते देम, हैं। प्रोटेक्ट, हाँ। एक जगह बनाई, जैसे जू एक जगह है, जू, जैसे हमारा महाराज बाग वाला हाँ। क्लियर हो? गोरेवाड़ा जू। गोरेवाड़ा जू, तो समझिए एक जगह उन्होंने बना के रखी, वहां से बाहर से लाकर उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन, उनके हर चीज का पूरा क्या रखा जाता है? प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, ठीक है? तो मेंटेन किया जाता है उनको प्रॉपर। तो ये कैपेटिटिव वाला जो आ जाएगा वो XC2 में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें, जू है, बोटानिकल गार्डन्स है, उसके अलावा सीड बैंक है, जीन बैंक है, पता है जीन? सीड बैंक सीड को प्रोटेक्ट करके रखेगा, जीन्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा। उसके अलावा टिश्यू कल्चर्स वगैरह है, क्योंकि टिश्यू कल्चर टेक्निक तो पता ही है सबको। यस, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, वो तो क्या क्यों की जाती है? मल्टीपल, जब हमें एक चीज के बहुत मल्टीपल कॉपीज चाहिए प्लांट्स के, उस कंडीशन में हम टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? जेरॉक्स कॉपी, हाँ क्लियर हो रहा है? तो ये सब आ जाएगा हमारा XC2 का पार्ट। तो दो तरीके से कंजर्व कर सकते हो, इन situ वही जगह पर, सेकंड XC2 किसी एक प्रोटेक्टेड एरिया में। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल कंजर्वेशन एक्ट 2002। ये ट्रीटी साइन की गई थी। ये इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया का है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था। बट ये इनेक्ट किया था मेन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने। और क्या ट्रीटी साइन किया? ट्रीटी साइन किए थे जिसमें अर्थ समिट, ऐसा होता है ना, एक समिट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा प्रोग्राम है, तो अर्थ समिट हुए थे जनवरी में 1992 में। तो तब ये ट्रीटी साइन की गई थी, ताकि उसमें क्या, इसका मेन रीजन क्या था? जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, सबको क्या करना है? कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। उस ट्रीटी में पूरा मेंशन था। उसके अलावा ये तो अर्थ समिट में पूरा उसके साथ हुआ था। बट अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे जो अथॉरिटी काम करती है, नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी, NBA, लोग स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ये हमारे लोकल लेवल, ये हमारे लोकल लेवल्स पे काम करती है। क्लियर है? तो ये अगर इनकी बातें NBA वगैरह की अगर बात किसी ने नहीं मानी, अगेंस्ट द रूल्स गए, तो जेल और प्लस 10 लाख का इम्प्रेशन। ज्यादा ना, 10 लाख। हाँ, अभी तक एक भी नहीं दिखा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही इसमें याद रखना। और समिट में एक्ट इनैक्ट हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी, और किसने किया था? किसने इनैक्ट किया था? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इंडिया ने भी इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और लॉन्च किया था बायोलॉजिकल कंजर्वेशन एक्ट 2002। क्लियर है?